अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ। ये मेरे पास फोर्थ एप्लीकेशन है गाज़ीज़ लॉ की। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था कि देखिए मेरे पास जो ईएमटी है ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 17 है। एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ की जो फोर्थ एप्लीकेशन है स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिएगा कि पिछले लेक्चर में हमने ये टॉपिक को स्टडी किया हुआ है। आप अगर आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं इन वीडियोज़ को, तो इनके डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इनके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये देखिएगा कि हमारे पास ये लेक्चर नंबर 12 है हमारे पास। इसमें हमने गाज़ीज़ लॉ को ब्रीफली से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमने लेक्चर नंबर 14 में एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ को स्टार्ट किया था। तो लेक्चर नंबर 14 में हमने जो पहली एप्लीकेशन थी वो थी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 15 में हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो कि सेकेंडरी एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ है इसको स्टडी किया था। तो जो लेक्चर नंबर 16 था उसमें हमने स्फेरिकल चार्ज शेल ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था। ये मेरे पास थर्ड एप्लीकेशन है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 17 है, इसमें हम फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ जो कि है स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अब स्टडी करने लगे हैं। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कायदे तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम तीन केसेस को स्टडी करते हैं। ओके, केस वन है आउटसाइड, सेकंड केस है एट द सरफेस, थर्ड केस हमारे पास है इनसाइड। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक स्फेयर है, इस पर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमारे पास ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हमारे पास ये इसको इस फोर्थ एप्लीकेशन को सॉल्व करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास लाजमी है कि जो स्फेरिकल है ये इस पर जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक चार्ज का दूसरे से, दूसरे चार्ज का तीसरे से, तीसरे चार्ज का चौथे चार्ज से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ओके, तो अब हम केस वन में हमने सपोज करते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट पी है स्फीयर शेल के बाहर। ओके, केस टू में हम देखेंगे कि एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे इस सरफेस पर। ओके, और केस थ्री में हम थर्ड केस में हमने पॉइंट को कंसिडर करेंगे एक उसी स्फीयर के अंदर। ओके, तो फर्स्ट केस है कि हम पॉइंट पी ले रहे हैं स्फीरिकल चार्ज के बाहर। अब हम इस स्फीयर चार्ज की वजह से दिखना चाह रहे हैं कि इस स्फीयर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर वो क्या है। ओके, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इधर गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास एप्लीकेशन है। गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करने के लिए हम एक गाशियन सरफेस यूज़ करते हैं। तो गाशियन सरफेस हम इधर ऐसे करेंगे। ओके, ये मुझसे सही नहीं बना तो आप ट्राई करके, उम्मीद है क्योंकि मैं डायग्राम में मेरी वो मैं बहुत वीक हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट हम पी ले रहे हैं उस पॉइंट पर ही हम गाशियन सरफेस लेंगे। अगर ये पॉइंट गाशियन सरफेस के इर्द गिर्द पॉइंट आगे पीछे हो गया तो मेरे पास रिजल्ट सेम नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा। तो इसलिए गाशियन सरफेस जो हम ले रहे हैं उसी गाशियन सरफेस पर हम पॉइंट पी लेंगे। ओके, तो अब हम इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मालूम करना जा रहे हैं। ओके, तो इसका सॉल्व करते हैं इस तरह। ये देखें हमने सॉल्व किया हुआ है, ईजी है। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 16 देखा है तो बहुत इजी रहेगा आपको ये समझना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो फार्मूले हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बाई डेफिनेशन, उसका फार्मूला ये है। ओके, और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बाई गाज़ीज़ लॉ, उसका फार्मूला ये है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई गाज़ीज़ लॉ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई डेफिनेशन है वो ये है हमारे पास। ओके, तो अब ये हमारे पास डॉट डॉट पर खत्म करके तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये देखें कि हमारे पास क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, हम जानते हैं कि जिधर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ओके, तो यहाँ देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इस जानिब होगी, जबकि हमारे पास जो वेक्टर एरिया होगा, सपोज करें हमारे पास ये पोर्शन ले रहते हैं। हाँ, ये पोर्शन है, इस पोर्शन में जो वेक्टर एरिया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारे पास इधर एंगल क्या हो गया, इसका मतलब है एंगल हमारे पास जीरो हो गया। तो हमारे पास कॉज जीरो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इधर हमने एंगल जीरो एंगल पुट किया तो मेरे पास कॉस्ट की वैल्यू 1 होती है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो हमारे वैल्यू को वैसे की वैसी आ गई। ओके, अब हम यहाँ स्टॉप करते हैं कुछ देर।
अब स्टॉप करने का क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो ये फार्मूला निकाला है, ये वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू ये हमने सिर्फ इस स्मॉल पोर्शन के लिए निकाली है। चूँकि हमारे पास स्फीयरिक चार्ज है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है, तो हर चार्ज की वजह से जो एंगल बनेगा वो ज़ीरो ही बनेगा। तो इधर भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी EDA आएगी, इधर भी वही आएगी। तो अब हमें इस तमाम, चूँकि हर पोर्शन पर हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाला, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये अब हमारे पास पूरे स्फीयर का आ चुका है। ओके, तो अब हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, चूँकि हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर की वैल्यू हमारे पास ये होती है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं। क्योंकि इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो मेरे पास ये देखें, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट P पर। ओके, इस स्फीयर चार्ज की वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी वो इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। ओके, इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 E0 Q/R²। इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, K Q/R²। ओके, अब हम देखते हैं केस 2 पर हमारे पास, अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास, अच्छा यहाँ एक बात रहेगी कि हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस सेंटर से लेकर स्फीयर तक जो डिस्टेंस है वो R है, जबकि इसी के सेंटर से लेकर जो पॉइंट P तक वो हमारे पास स्मॉल r है। तो ये हमारे पास जो R होगा वो कैपिटल होगा, वो लार्ज होगा कैपिटल R से। ओके, यहाँ से लेकर डिस्टेंस कैपिटल R है, यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल r है, तो हमारे पास स्मॉल r ग्रेटर होगा कैपिटल R से। अब हम उस मालूम करना चाह रहे हैं, सपोज करते हैं इस पॉइंट P पर पॉइंट P ले रहे हैं, इस पर पॉइंट P है, तो इस पर हम, तो इधर हमारे पास ये पहले ही कैपिटल R है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा वो भी R होगा। तो हम कह सकते हैं जो कैपिटल R हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है स्मॉल r के। तो हमारे पास जो यहाँ डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही आएगा। तो इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो सेम टू सेम इसी तरह की होगी जिस तरह इस केस में आया है। क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट P ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ना बाहर होता है, लेकिन हम उसको सपोज करते हैं कि जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, इसका डिस्टेंस है पॉइंट P का लेकर सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इसी के इक्वल है स्फीयर के। ओके, स्फीयर के रेडियस के इक्वल ही है। तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आएगा वो इसलिए वही सेम इस केस के लिए होगा। ओके, यानी कि एट अ सरफेस का मतलब है कि पॉइंट P ले रहे हैं, वो पॉइंट थोड़ा सा बाहर होता है, लेकिन उसको हम सपोज यही करते हैं कि वो हमारे पास पॉइंट P क्या होता है, इसी सरफेस के ऊपर ही होता है। तो इसलिए हमारे पास जो एप्लीकेशन केस 2 का कहते हैं एट एज दी सरफेस ऑफ स्फीयर, हमारे पास ऑल जो R होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है कैपिटल R के, तो हमारे पास यही फार्मूला आ जाता है। तो इसी फार्मूला को हम फिर मुख्तलिफ फार्मूले लिख सकते हैं, 1/4 πE0 Q/R², या फिर इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं E/K Q/R²। ओके, अब हम केस 3 पर आ जाते हैं। इस केस 3 में क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं हमारे पास क्या है कि ये पॉइंट P लेते हैं। ये अब जो पॉइंट P ले रहे हैं इस फिर के 4 के अंदर ले रहे हैं, और यहाँ इसका यहाँ से डिस्टेंस R है। तो इस केस में हमारे पास जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कम है कैपिटल R से। ओके, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कैपिटल R ग्रेटर है स्मॉल r से। ओके हो गया। तो अब इस केस में हम इधर गाशियन सरफेस लेंगे, क्योंकि गाजिस लॉ को अप्लाई करने गाजियन लॉ के लिए ज़रूरत है, हम गाशियन सरफेस लेते हैं। तो अब गाशियन सरफेस इस स्फीयर के अंदर ले रहे हैं। तो इस केस में देखें कि हमारे पास ये है, ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला हमने कहाँ से लिए हैं, ये दोनों फार्मूले हमने जो पिछले एक्सप्लेनेशन की है वो हम वहीं से ले रहे हैं। ये हमारे पास जो है, ये जो डेरिवेशन इसको हम दोबारा अगेन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसियस लॉ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही कहेंगे। अब यहाँ तक हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, ये मज़ीद स्टेप नहीं करेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। आप ये अगेन डेरिवेशन कर लीजिएगा। ओके, तो
तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में कंपेयर करते हैं। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका भी लेफ्ट हैंड इक्वल है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 को आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये आपस में कंपेयर करने हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ देखें कि जो हमारे पास चार्ज है वो ज़ीरो है। चार्ज ज़ीरो कैसे है कि जो हमारे पास चार्ज है इसमें, वो चार्ज तो इस स्फीयर के सरफेस पर है। ओके, तो चार्ज अंदर तो है नहीं, तो हमारा चार्ज इस पॉइंट पी पर ज़ीरो है। इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है। तो इस पॉइंट पी पर भी हमारे पास चार्ज ज़ीरो होती है, इसलिए हम चार्ज की वैल्यू पुट कर ज़ीरो। तो ये इसके साथ मिलकर ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो इनसाइड द स्फीयर वो हमारे पास ज़ीरो होती है, जबकि हमारे पास जो एरिया था वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड दी स्फीयर वो हमारे पास ज़ीरो होती है। अब ये 3 केसेस हमने स्टडी कर लिए हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। अब हम इसका इनका ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ में हमारे पास हमने एक्स एक्सिस पर लेते हैं डिस्टेंस किसका, पॉइंट पी का, और वाई एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखें कि इसमें हम क्या डिनोट कर रहे हैं कि हमारे पास ये केस, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ था कि फर्स्ट केस में किधर गया हमारे पास, ये भी देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो मैक्सिमम आई थी। ओके, तो सेकंड केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा आई थी, मैक्सिमम आई थी। जबकि थर्ड केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो ज़ीरो है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जैसे जैसे आर इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ओके, तो थर्ड केस में जैसे ही हमारा आर की वैल्यू कम हुई है कैपिटल आर से, यानी कि आर की वैल्यू कम हुई है, तो वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वैल्यू भी कम होगी है। ओके, दोबारा से सुन लें कि जैसे जैसे हमारे पास आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास क्या नाम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इस थर्ड केस में देखेंगे हमारे पास आर की वैल्यू कम हो गई है स्फीयर के वैल्यू से, तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी कम हो जाएगी। ओके, तो यह हम लोग ये फार्मूले से भी देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।